हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, मज़े में रखे। खूब आनंद के साथ आप जो है इन कक्षाओं का मज़ा लेते रहें और ईश्वर जल्द से जल्द आप लोगों को सफलता प्रदान करे, यही मेरी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन की, और इसी आर्थिक जीवन के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे। मैंने आपको कहा कि क्या क्या चीज़ें थी आर्थिक जीवन में। कृषि की हम लोग उल्लेख कर रहे थे। विशेष प्रकार से ऋग्वेद में यदि हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि केवल और केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है यव। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है आपको कि ऋग्वेदिक काल में राजस्व जो दर थी वो 1/6 भाग। कितनी? 1/6 भाग। 1/6 भाग का मतलब क्या? आपकी किसान की जितनी भी उपज हुई है, इस उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। इस प्रकार का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें सिंचाई की, ऋग्वेदिक काल में सिंचाई के क्या क्या साधन थे, किस प्रकार से सिंचाई की जाती थी, तो यहाँ पर एक शब्द मिलता है श्वमजा। शब्द क्या मिलता है? ध्यान से देखिएगा, शब्द क्या मिलता है? श्वमजा। अब यहां श्वमजा का मतलब क्या है? श्वमजा का मतलब यह है कि श्वम मतलब अपने आप। श्वम का मतलब क्या होता है? अपने आप। और अपने आप क्या आएगी भाई? बारिश आएगी, या तो क्या आएगी? बारिश आएगी। तो इसका मतलब क्या? वर्षा या तालाब के पानी से जो सिंचाई की जाती थी उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। क्या किया गया है? श्वमजा। दूसरा शब्द मिलता है खत्रीनमा। क्या शब्द मिलता है? खत्रीनमा। और खत्रीनमा का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। खत्रीनमा का मतलब यह है कि कुएं खोद करके जब सिंचाई की जाती थी तो इस स्थिति को क्या बोलते थे? खत्रीनमा बोला जाता था। अब देखिएगा भाई, पहली चीज, श्वमजा का मतलब क्या है कि या तो बारिश का पानी आएगा, बादल आएंगे। क्या आएगा? बादल आएगा, और बादल से पानी, या फिर जो है बड़े बड़े तालाब होते थे, इन तालाबों से जो है सिंचाई की जाती थी। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती थी? श्वमजा कहलाती थी। खत्रीनुमा का मतलब क्या है कि कुएं खोद दिए जाते थे। क्या खोद दिए जाते थे? कुएं खोद दिए जाते थे, और इन कुओं के माध्यम से जो है सिंचाई जब की जाती थी पानी से, तो ये क्या कहलाता था? खत्रीनुमा कहलाता था। पहली बात। अब देखिएगा, यहां से जब जो है पानी निकलेगा, यहां से जब पानी निकलेगा तो कोई ना कोई साधन तो होगा, कोई ना कोई माध्यम तो होगा। उस समय भाई नल तो थे नहीं, उस समय नल तो थे नहीं, तो इसलिए वो क्या करते थे, यहां से जो जल होता था, इस जल को नालियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? नालियों के माध्यम से कहां पहुंचाया जाता था? खेत तक पहुंचाया जाता था। ध्यान से सुनिएगा, नालियों के माध्यम से इस जल को कहां पहुंचाया जाता था? खेतों तक पहुंचाया जाता था। इन नालियों को क्या कहा जाता था? ये बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है। तो इन नालियों को कुल्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल्या। तो देखिएगा, शब्द क्या आएंगे? शब्द आएगा कि श्वमजा क्या है? तो ऋग्वेदिक काल में वर्षा या तालाब के माध्यम से जब पानी से सिंचाई की जाती थी तो ये क्या कहलाता था? श्वमजा कहलाता था। शब्द आएगा खत्रीनुमा। क्या है ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कुएं खोद करके या कुएं के माध्यम से सिंचाई करना, उसके लिए शब्द मिलता है खत्रीनुमा। फिर आपका ये शब्द यूपीएससी में पूछा हुआ है, कुल्या। कुल्या क्या है? जिन नालियों के माध्यम से पानी खेतों में लेकर के जाया जाता था वो क्या कहलाता था? आपका कुल्या कहलाता था। इतनी बात क्लियर? चलिए, ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन की हम बात कर रहे थे। ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। इस ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन में पहली बात मैंने आपको कही कि किसान अपनी कुल उपज का, अपनी कुल उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देता था। राजा को कर के रूप में। पहली बात।
दूसरी बात यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि साहब सिंचाई दो प्रकार से होती थी। ये सिंचाई के दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक स्वमजा। नंबर एक क्या है? स्वमजा। स्वमजा का मतलब समझिएगा कि तालाब या वर्षा या तालाब के माध्यम से वर्षा के पानी या तालाब के माध्यम से सिंचाई इसी में नंबर दो बात करें तो नंबर दो आपको मैंने कहा कि खत्रीनुमा या कई जगह शब्द मिलता है खनित्रमा, ठीक है। तो कृत्रिम साधनों से जैसे कुएं इत्यादि के माध्यम से, है ना, कुएं से सिंचाई, कुएं से सिंचाई क्या कहलाता था? आपका खनित्रमा कहलाता था। विशेष शब्द याद रखिएगा, कुल्या क्या था? तो कुल्या का मतलब क्या था? जिन नालियों के माध्यम से पानी खेतों में लाया जाता था, ये क्या कहलाती थी? आपकी कुल्या कहलाती थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जिन नालियों के माध्यम से पानी खेतों में लाया जाता था, उन्हें कुल्या कहा जाता था। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक जीवन में एक शब्द आपको और विशेष रूप से याद रखना है, वो शब्द याद रखना है पणी, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी प्रथा का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में पहली बात तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक शब्द मिलता है, और शब्द क्या मिलता है? पणी। मूलतः पणी जो शब्द है वो व्यापारी के लिए प्रयुक्त होता है। पणी का मतलब क्या है? व्यापारी है। लेकिन यदि हकीकत में हम बात करें तो ये व्यापारी नहीं होकर के गायों के चोर होते थे, ठीक है ना। एक तरीके से क्या थे? व्यापारी के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है, कौन सा? पणी। लेकिन वस्तुतः ये क्या होते थे? गायों के चोर होते थे। गाय चुराते थे, गाय चुरा करके एक जगह से दूसरे जगह, इसकी टोपी इसके सर, इसके टोपी इसके सर, क्या करते थे? उसको गाय को बेच देते थे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पणी किसके लिए? मूलतः व्यापारी होते थे, परंतु ये क्या है? वास्तव में ये गायों के चोर होते थे। इनके लिए शब्द उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? पणी। दूसरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पशु यदि हम बात करें ऋग्वेदिक काल में, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या है? गाय। सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या है? गाय है। और गाय को क्या माना गया है? रथी माना गया है। क्या माना गया है? रथी का मतलब क्या है? संपत्ति। रथी का मतलब क्या है? संपत्ति। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। लेकिन यहाँ पर कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे
प्रिय पशु कौन सा है? तो प्रिय पशु याद रखिएगा, प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। घोड़े का बड़ा महत्व बताया गया है ऋग्वेदिक काल में। लेकिन सिंधु सभ्यता के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधव लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि एक शब्द मिलता है आपको बेक नोट। शब्द क्या मिलता है? बेक नोट। बेक का मतलब पीछे से क्या? नोट लेने वाला है ना, बेक नोट, पीछे से नोट लेने वाला। और पीछे से नोट कौन लेगा भाई? जो ज्यादा कर कमाएगा, जो अत्यधिक सूद लेगा, जो अत्यधिक ब्याज लेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सूदखोर या अत्यधिक ब्याज लेने वाले लोग या अत्यधिक ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? बेक नोट कहलाता था। इतनी बात क्लियर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और इस संदर्भ में हमें याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है कि ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि क्या ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित थे? नहीं थे। लोहे से परिचित होने का सबसे बड़ा जो उन्हें समय मिला वो समय कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। या फिर मैं यूं कहूं कि ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्य सबसे पहली बार लोहे से परिचित कौन से काल में हुए हैं? उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और यहीं से लोहे के कारण एक तरीके से बहुत महान क्रांति हुई। और महान क्रांति का मतलब क्या था भाई? जैसे ही आर्यों के जीवन में लोहे से परिचित वो हुए तो लोहे से पहली बात तो कृषि के लिए औजार बनने लगे, कृषि के लिए यंत्र बनने लगे, कृषि के लिए यंत्र बनने लगे, साथ ही साथ खुद के लिए औजारों का निर्माण करना प्रारंभ हुआ। और औजारों का निर्माण प्रारंभ हुआ तो उनके साथ में क्या है? संघर्ष वाली भावना स्थिति आई भाई। तलवार बनने लग गई, समझ रहे हो? भाला बनने लग गया, तीर बनने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें संघर्ष वाली भावना आई। संघर्ष वाली भावना के साथ ही साथ क्या हुआ? साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण हुआ। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और यहां पर जब हम ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको कहा कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। अब ये परिवार से मिलकर के कुल, कुल से मिलकर के ग्राम, ग्राम से मिलकर के जो है जन, फिर विश्व। हम इस विश्व और जन, इस प्रकार की बातें हमने करी थी। तो यहां पर भौगोलिक स्वरूप बढ़ने लगा। भौगोलिक स्वरूप बढ़ने लगा। जो विश्व थे, विश्व के बाद में हमने जन की बात करी। जन किस में परिणित होने लग गए? जनपदों में परिणित होने लग गए। और यही जनपद आगे चल करके महाजनपदों में संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई। एक तो किसकी भावना उत्पन्न हुई है? संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई है। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण होने लगा। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यदि हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण यही निकल के आता है कि लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे से परिचित हुए, लोहे से परिचित हुए। आगे बात समझ में। और लोहे से परिचित होने के बाद में कृषि के यंत्र बने। कृषि के यंत्र बने तो जो है साम्राज्यवादी नीति, क्षेत्रीयवाद की भावना का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने लगे। जन, जो छोटे छोटे जन थे, ये जन जनपदों में परिणित होने लग गए। अपने से जो कमजोर जन थे उन कमजोर जनों को जीत करके खुद के उस भाग का हिस्सा बना लिया जाता था, खुद के उस क्षेत्र का हिस्सा बना लिया जाता था। और यहीं से बाद में जनपद जो आए, यही जनपद आगे चल करके कालांतर में महाजनपदों के रूप में परिणित हो गए। यही महाजनपद फिर आगे चल करके देश में परिणित हुआ। तो कहीं ना कहीं इस लोहे ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आए। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में श्रेणी प्रथा का उल्लेख नहीं है। दूसरा एक शब्द मैं आपके लिए लिख रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। पणी शब्द मिलता है। ऋग्वेदिक व्यापारियों हेतु प्रयुक्त, ऋग्वेदिक
व्यापारियों हेतु वस्तुतः पणी गायों के चोर होते थे। ठीक है, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, रथी या संपत्ति, रथी या संपत्ति माना गया, संपत्ति के रूप में। यहीं पर एक बात लिख रहा हूं मैं, घोड़ा सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। शब्द आता है आपका बेकनोट। अत्यधिक ब्याज लेने वाले या अत्यधिक ब्याज लेने वाले, कोष्टक में लिखूं तो सूदखोर, सूदखोर क्या कहा जाता था इसको? बेकनोट कहा जाता था, सूदखोर। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, लोगों का खून चूसते थे। ठीक है, ये क्या कहलाते थे? सूदखोर। और लास्ट बात कि ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए, क्लियर हो गई ये बात। अब यदि हम बात करें तो आपका ऋग्वेदिक काल वाला जो चैप्टर था ये आपका हो जाता है क्लोज। नई बात हम लोग करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, दोस्तों ज्यादातर चीजें मैं आपको उत्तर वैदिक काल की ऋग्वेदिक काल के साथ में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि हमने कंपेयर करते हुए यहाँ पर चीजों को अध्ययन किया है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ चीजें आपके लिए अब बची नहीं है। खैर, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के यदि हम समय की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो आपका समय है ये माना जाता है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। ध्यान से सुनिएगा। उत्तर वैदिक काल में यदि हम बात करें राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, अमूलचूल परिवर्तन हुआ। अमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ? ऋग्वेदिक काल की सबसे दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनका हमने उल्लेख किया था, एक तो सभा और दूसरी समिति। तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन सभा को राजा की प्रीवी काउंसिल बना दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि सभा को राजा की प्रीवी काउंसिल के रूप में स्थापित कर दिया गया। प्रीवी काउंसिल का मतलब क्या था कि सभा केवल और केवल राजा को क्या दे सकती थी? सलाह दे सकती थी।
सभा का कार्य केवल और केवल इतना रह गया, कितना रह गया कि राजा को केवल और केवल वो क्या दे दे, सलाह दे दे। अब वो मानना नहीं मानना राजा के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, कौन सा बड़ा परिवर्तन हुआ? बड़ा परिवर्तन ये हुआ साहब कि सभा और समिति का अस्तित्व एक तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन सभा का पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं होकर के सभा को राजा की प्रीवी काउंसिल के रूप में स्थापित कर दिया गया, केवल और केवल सलाहकारी निकाय के रूप में आ गया। दूसरी चीज, उत्तरवेदी काल की यदि हम बात करें तो उत्तरवेदी काल का मतलब यह है कि वह काल जिसमें ऋग्वेद के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, वह काल जिसमें ऋग्वेद के अलावा अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया। अन्य वैदिक साहित्य का मतलब क्या है? चाहे हम बात कर लें ब्राह्मणों की, चाहे हम बात कर ले आरण्यक की, चाहे हम बात कर ले उपनिषद की, तो ये सारा का सारा वैदिक साहित्य। इसके अलावा ऋग्वेद के अलावा 3 वेद, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों के तीनों वेद कौन से काल की रचना मानी गई है? तो उत्तरवेदी काल की। कौन से काल की? उत्तरवेदी काल की। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि उत्तरवेदी काल का मतलब यह है कि वह काल जिसमें ऋग्वेद के अलावा अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया, वह काल कौन सा है? उत्तरवेदिक काल है आपका। राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन मैंने कहा कि सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा को केवल और केवल राजा की प्रीवी काउंसिल बना दिया गया। फिर इसका एक और सबसे बड़ा चीज, मैंने कहा कि उत्तरवेदी काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित हुए। लोहे से परिचित होने के कारण जो राज्य का स्वरूप, अब से पहले तक ऋग्वेदी काल में जो राज्य का स्वरूप कबीलाई था, वो कबीलाई नहीं रह करके राज्य का स्वरूप बड़ा हो गया है। राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया है? क्षेत्रीय हो गया है। राज्य का स्वरूप कैसा हो गया है? क्षेत्रीय स्वरूप हो गया है। मतलब साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया जाने वाला लगा। कौन से काल में? उत्तरवेदी काल में। ठीक है। और इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रीय स्वरूप आया और क्षेत्रवाद की भावना का क्या हुआ? उदय हुआ। इसी के कारण आपसी संघर्ष हुए और आपसी संघर्ष होने के बाद में जो क्षेत्र थे, इन बड़े क्षेत्रों के द्वारा छोटे क्षेत्रों को क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से जन जो थे, उन जनों से जनपदों का निर्माण हुआ और यही जनपद चल करके आगे चल करके क्या बने? महाजनपद के रूप में स्थापित हुए। आगे जब हम बात करेंगे महाजनपदों की तो कहां पर वर्णन मिलता है, क्या क्या चीज है, कौन कौन से 16 महाजनपद थे, कौन से 10 गणराज्य, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो दूसरी, देखिएगा, राजनीतिक जीवन में दूसरी यदि हम चर्चा करें तो यहां पर एक सबसे बड़ी चीज, जब ऋग्वेदी काल के हम धार्मिक जीवन की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ मैंने जब सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति की बात की थी, तब उस समय मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको कहा कि उत्तरवेदी काल में ऊपर के जो 2 वर्ण थे, ऊपर के 2 वर्णों का मतलब कौन कौन सा? ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। इन दोनों के दोनों वर्णों ने मिलकर के बाकी अन्य वर्णों के ऊपर अपना वैभव, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा चीजें अलग व्यवस्था में अलग दिशा के रूप में लेकर के गए। राजा को देवता का प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया गया। राजा में देवत्व का निवास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, राजा में देवत्व का निवास, इस प्रकार की अवधारणा। और यहां पर राजा को उत्तरवेदी काल में देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेदी काल में राजा को देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता था। और यहां जो राजनीतिक जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, और बड़ा परिवर्तन, अमूलचूल जो परिवर्तन किया गया वो किसके द्वारा? राजा के द्वारा। राजा ने उत्तरवेदी काल में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई और इसी प्रशासनिक तंत्र में उसकी पटरानी से लेकर के राजा के रथकार तक के लोग शामिल थे। इस संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को उत्तरवेदी के काल में एक शब्द प्रयोग किया गया और वो शब्द क्या था? रत्निन। ध्यान से सुनिएगा, रत्निन का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? उत्तरवेदी काल में। राजा को सर्वेसर्वा बना दिया गया, राजा के कार्यों में सहयोग करने के लिए।
एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया और इसी प्रशासनिक तंत्र को क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। यदि इसका ठीक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण में हम आकलन करते हैं तो स्थितियां ठीक वही हो गई। राजा का मतलब वर्तमान में प्रधानमंत्री कर सकते हैं और उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए जो उत्तरवेदी काल में रत्निन आए वो वर्तमान में क्या है, मंत्री परिषद है। क्या है, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की प्रारंभिक जो अवधारणा थी वो एक तरीके से हम उत्तरवेदी काल में मान सकते हैं ये इसका प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार रत्निन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, रत्निन का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से रत्निन थे, क्या क्या चीजें थी, उनके क्या क्या कार्य थे, पूरा का पूरा एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतना यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक की बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तरवेदी काल की। एक चर्चा और कर लेते हैं छोटी सी, और छोटी सी चर्चा यह है कि देखिएगा रीट भर्ती परीक्षा 2016 में एक प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेदिक उत्तरवेदिक आर्यों का विस्तार कहां तक हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही। मैंने आपको कहा कि जो है कबीलाई जीवन समाप्त हो गया और कबीलाई जीवन समाप्त होने के बाद में क्षेत्रीयवाद की भावना का जन्म हुआ। क्षेत्रीयवाद की भावना का जन्म हुआ। जिन ऋग्वेदिक आर्यों का जो मूल स्थान ये वाला था, ये ऊपर का ही भाग है ना, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों वाला सप्त सिंधु प्रदेश, क्या चीज, सप्त सिंधु प्रदेश। तो क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर इन ऋग्वेदिक आर्यों का जो विस्तार है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया। कहां तक हो गया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था, विस्तार हुआ है। क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने आपको क्या बताया था, लोहे का आविष्कार। किसका आविष्कार, लोहे का आविष्कार। आगे बात समझ में, ये लोहे की आविष्कार वाली जो आविष्कार, माफ कीजिएगा शब्द गलत ले रहा हूं मैं, लोहे का प्रयोग एक तरीके से, क्योंकि उत्तरवेदी आर्य जो आर्य थे उन्होंने लोहे का प्रयोग किया, कृषि के औजार बनाए, कृषि के यंत्र बनाए और खुद के लिए औजार। इसी के कारण जो है वर्ग संघर्ष वाली स्थिति आई। क्या ये है, वर्ग संघर्ष, और इसी से क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था। कौन से काल में, उत्तरवेदिक काल में। कौन से काल में, उत्तरवेदिक काल में। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो वह काल जिसके दौरान अन्य तीन वेद कौन कौन से, यजु, साम और अथर्व, वे अन्य वैदिक साहित्य की रचना की गई। अन्य वैदिक साहित्य में यदि हम बात करें कौन से, ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लें, हम बात कर लें आरण्यक की, हम बात कर लें श्रुति की, माफ कीजिएगा स्मृति की। ठीक है, स्मृतियां, हम बात कर लें उपनिषद, की गई। ठीक है, अगली बात हम करें राजनैतिक जीवन की। तो
तो राजनीतिक जीवन में हम यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सभा व समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। दूसरी बात यदि हम बात करें तो सभा को राजा की प्रिवी काउंसिल बना दिया गया। अगली बात करते हैं हम लोग, तो राज्य का स्वरूप क्षेत्रीय नहीं रह करके, कबीलाई न रहकर क्षेत्रीय हो गया। ठीक है। और दूसरी यदि हम बात करें तो उत्तरवेदी का आर्यों का विस्तार ध्यान से सुनिएगा कि उत्तरवेदी का आर्य लोहे से परिचित हुए। ठीक है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि इस काल के दौरान आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया। दोआब का मतलब समझते हैं ना? दोआब का मतलब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र। देखिएगा, सबसे बड़ा कारण क्या विस्तार का कि लोहे से परिचित हुआ। और लोहे को क्या कहा गया था? श्याम अयस। क्या कहा गया था? श्याम अयस। श्याम का मतलब क्या? काला। लोहा दिखता है कैसा है? काला दिखता है। अयस का मतलब क्या? अयस का मतलब क्या होता है? धातु। अयस का मतलब क्या होता है? धातु। ठीक है। अगली बात, सबसे बड़ा परिवर्तन। चलिए अगली बात करते हैं कि राजा में देवत्व का निवास। और देवत्व के निवास के कारण क्या? राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में, देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाने लगा।
आगे बात समझ में क्लियर है। प्रशासनिक संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ, और बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई, जिसमें रथकार से लेकर के राजा की पटरानी तक लोग शामिल थे। और इस प्रशासनिक तंत्र को क्या कहा गया था, रत्निन कहा गया। क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। प्रशासनिक तंत्र में, या सीधे सीधे अपन बात कर लेते हैं, प्रशासनिक तंत्र को सुव्यवस्थित करने हेतु राजा ने एक तंत्र स्थापित किया, जिसमें राजा के रथकार से लेकर के पटरानी तक के लोग शामिल थे। और क्या कहा जाता था, रत्निन कहा गया, रत्निन कहा गया। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम बात करें कि वर्तमान की मंत्री परिषद के सर्वप्रथम दर्शन हमें कहाँ पर होते हैं, तो वर्तमान की मंत्री परिषद का सबसे पहले दर्शन हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है, जहां पर शब्द आ रहा है रत्निन। और रत्निन का मतलब ये था कि राजा के जो सहायक जो लोग थे, एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करने के लिए राजा ने अपने रथकार से लेकर के पटरानी तक के लोग इसमें सम्मिलित कर लिए, और इसको क्या कहा गया, रत्निन कहा गया। अब राजा का मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो राजा का मतलब क्या है भाई, प्रधानमंत्री। और रत्निन का मतलब क्या है, मंत्री परिषद। ठीक है, तो वर्तमान की मंत्री परिषद के समान। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी बात क्या, उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिएगा। एक तो रत्निन वर्तमान की मंत्री परिषद के समान, किसके समान, वर्तमान की मंत्री परिषद के समान। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजसूय यज्ञों का प्रचलन हुआ। और राजसूय यज्ञ का मतलब क्या था वो भी ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई राजा चुना जा रहा है, जब भी कोई राजा बन रहा है, तो उस समय दो प्रकार के यज्ञ विशेष रूप से किए जाते थे। अभी से समझ लीजिएगा, आगे जब हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे तब इसकी और थोड़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में जब राजा सिंहासनारूढ़ होता था,
जब राजा सिंहासनारूढ़ होता था, मतलब सिंहासन जब धारण करता था, तो उसी समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ। सबसे पहले जहां राजा का नियुक्ति की जा रही है राजा की, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। और बाद में इस यज्ञ के समय, बाद में ध्यान से सुनिएगा, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो बहुमत प्राप्त दल का नेता क्या होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जब चुन लिया जाता है तो आपको पता होगा कि आजकल तो क्या करते हैं, वो टी पार्टी करते हैं, जिसमें सारे के सारे दल के लोग भी शामिल होते हैं, दूसरे पत्रकार भी शामिल होते हैं, बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं, उनसे सबसे जो है प्रधानमंत्री मिलता है, चाय पे चर्चा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब उस समय टी पार्टी तो होती नहीं थी, कौन से थे? यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ। राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ के बाद में राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर के, अभी रत्निन की हम चर्चा करने वाले हैं, उसके कार्य भी हम बात करेंगे, कुल रत्निनों की संख्या भी हम बात करेंगे। यदि कुल रत्निनों की संख्या की बात करें तो 12, ठीक है, राजा सहित 12, और अन्य राजा के बिना यदि हम रत्निनों की बात करें तो 11। अभी एक एक बात चर्चा करेंगे, पहले यहां पर राजसूय के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो उस समय क्या होता था कि राजसूय यज्ञ संपादित करने के बाद में राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर के और यज्ञ संपादित करवाता था। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को शपथ नहीं दिलाई जाती क्या, ठीक उसी प्रकार से यज्ञ के द्वारा जिन जिन रत्निनियों को अपने उसमें प्रशासनिक तंत्र में शामिल किया है, उस सभी प्रशासनिक तंत्र के लोगों के घर पे जाकर के वो क्या करवाता था? राजसूय यज्ञ करवाता था। उस समय उसे क्या कहा जाता था? रत्निद कर कहा जाता था। आ गई बात समझ में? क्लियर? राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला यज्ञ, और इसी यज्ञ के करने के बाद में राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर के और यज्ञ करवाता था, यज्ञ संपादित करवाता था, और इसे क्या कहा जाता था? रत्निद कर कहा जाता था। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर एक और आपसे लॉजिकल प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि क्या व्यावसायिक वर्ग को रत्निन में शामिल किया गया? यस, व्यावसायिक वर्ग भी रत्निनों में शामिल हुआ करता था। ठीक है। दूसरा एक यज्ञ हम बात करेंगे वाजपेयी यज्ञ की। अभी केवल दिमाग में रखना, आगे जब धार्मिक जीवन की हम चर्चा करेंगे तब इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या था? अभी अभी हमने बात की कि उत्तरवेदिक काल में एक कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट क्या आया? कॉन्सेप्ट तो चलाया गया वस्तुतः ऊपर के दो वर्गों के द्वारा, ऊपर के दो वर्णों के द्वारा। क्या कॉन्सेप्ट आया साहब? कि राजा में देवत्व का निवास होगा। अब राजा में जब देवत्व का निवास होगा तो राजा में देवता की शक्तियों का आरोपण भी होना अनिवार्य है। राजा में देवताओं की शक्तियों का आरोपण होना अनिवार्य है कि नहीं है? तो राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए, राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक जो यज्ञ किया जाता था उस यज्ञ को क्या कहा जाता था? वाजपेयी यज्ञ। और इसी वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ भी होती थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। रत्निन की हम चर्चा कर रहे हैं। रत्निन का मतलब क्या? राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए उसके जो प्रमुख सहयोगियों का जो समूह था उसे क्या कहा गया? रत्निन कहा गया। क्या कहा गया? रत्निन कहा गया। और इस रत्निन में व्यावसायिक वर्ग भी क्या था? शामिल था। दो यज्ञ हम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि राजा जब सिंहासनारूढ़ होता था तब राजसूय यज्ञ, और राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो वाजपेयी यज्ञ। ये दोनों यज्ञ में आगे बात करूंगा, जब धार्मिक जीवन की बात करूंगा तब ये, और उस समय डिटेल से आपको लिखवाने वाला हूं। तो अभी ऐसे मत सोचना कि साहब गुरुजी ने बता तो दिया लेकिन लिखवाया नहीं। अभी रत्निन की बात, इसकी चर्चा इन यज्ञों की करना हमारे लिए अनिवार्य था, इसलिए हमने इसकी यहाँ पर बात कर ली। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रश्न आपका क्या पूछा जा सकता है?
रत्नीन वाली बात होगी कि वर्तमान की मंत्री परिषद ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी, ये लॉजिकल प्रश्न बनता है आपका। तो आप उस स्थिति में उत्तर देने वाली स्थिति में होगे क्या, रत्नीन, क्या चीज, रत्नीन। अब फिर अलग से प्रश्न पूछा जाता कि राजा सहित रत्नीनों की कुल संख्या कितनी थी, तो राजा सहित रत्नीनों की संख्या थी 12। कितनी थी संख्या, 12। लेकिन यदि राजा के अलावा रत्नीनों की बात करें तो राजा को कम कर दो, 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 11। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, फिर मैं रत्नीनों की आपके सामने प्रमुख इसके क्या क्या कार्य होते थे पूरा एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज और आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अलग अलग पुस्तकों में कुछ थोड़े से कुछ रत्नीन जो है इनकी संख्या, इधर संख्या तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नाम को लेकर के चीजें इधर उधर आपको मिलती हैं। ठीक है ना, क्लियर है कौन कौन सी है, वो भी अभी मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। चलिए हम बात कर लेते हैं रत्नीन की। रत्नीन, ध्यान से सुनिएगा, रत्नीन का मतलब क्या है। यहां पर राजा को प्रशासन में सहायता देने हेतु ठीक है, उसके प्रमुख सहयोगियों का समूह, उसके प्रमुख सहयोगियों का समूह। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा कि राजा सहित कुल रत्नीनों की संख्या बारह। यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यहां से आपके एग्जामिनर आपको फांस लेगा क्या कि कुल रत्नीनों की संख्या केवल ऐसे दे दे तो कुल रत्नीनों की संख्या 11, लेकिन उसमें बात क्या डाल दे कि राजा सहित, किसके, राजा सहित कुल रत्नीनों की संख्या कितनी है, तो 12। ऐसे नॉर्मल सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए कि रत्नीनों की संख्या कितनी, 11। बहुत ध्यान से सुनना, देखो कंफ्यूज मत होना। एक तो आप लोग क्या है कि आपस में चैट करते रहते हो, है ना, नीतू कहाँ से है, ये कहाँ से है, राजूड़ा तू कहाँ से है, तूने कौन सा कोर्स ले रखा है। पढ़ते वक्त केवल और केवल आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या आएगा कि राजा सहित कुल रत्नीनों की संख्या कितनी, 12। राजा सहित, और वैसे राजा के सहयोगी रत्नीनों की संख्या कितनी थी, 11। ठीक है, क्लियर है,
राजा सहित यदि शब्द आ जाए, फिर बार बार मैं इस चीज को जो है जोर दे रहा हूं इस बात पे, राजा सहित आ जाए तो संख्या क्या करोगे 12, और वैसे रत्निनों की संख्या पूछ ले तो क्या है 11। रत्निनों में व्यावसायिक वर्ग को भी, व्यावसायिक वर्ग को भी शामिल किया गया था। ठीक है, निम्न में से सत्य या असत्य कथन वाला ये प्रश्न आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं रत्नीन। एक तरफ मैं आपके रत्नीन का नाम लिख रहा हूं, दूसरी तरफ यहां पर मैं आप उसके कार्य लिख रहा हूं। ठीक है, और राजा सहित में पूरे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं रत्नीन के नाम, रत्नीन नाम, और इधर मैं आपके लिए लिखने वाला हूं रत्नीन के कार्य। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा की। किसकी? राजा की। यदि आपकी आदत है साथ साथ लिखने की तो साथ साथ लिख लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं, देखो राजा, राजा या सम्राट यदि हम बात करें तो शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक जो होता था वो कौन होता था? राजा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुरोहित की। पुरोहित, पुरोहित का मतलब क्या? हित की बात करने वाला। और हित की बात कौन करेगा? जो राजा का प्रमुख सलाहकार होगा, जो राजा का प्रमुख सलाहकार होगा वो कौन होता था? पुरोहित। और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा कि पुरोहित को कर से मुक्ति प्राप्त थी। पुरोहित को कर से मुक्ति प्राप्त थी, अर्थात पुरोहित के ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा उल्लेख मिलता है महिषी का। महिषी का मतलब क्या था? राजा की सर्वोच्च रानी। राजा की सर्वोच्च रानी, सर्वोच्च रानी, नानी नहीं, रानी, रानी। ठीक है, नानी मत सुन लेना कोई। राजा की सर्वोच्च रानी जिसे क्या कहा जाता था? पटरानी। जो राजा को सबसे ज्यादा प्रिय हो वो क्या कहलाती थी? पटरानी कहलाती थी। तो देखो, सबसे पहले राजा या सम्राट, फिर पुरोहित, फिर हमने बात की महिषी की। ठीक है ना, किसकी बात की? महिषी की। उसके बाद यदि हम बात करें तो युवराज। कौन? युवराज। युवराज का मतलब क्या था? राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी। उसके बाद यदि हम बात करें तो शब्द मिलता है सेनानी। देखिएगा, शब्दों से ही सुनिएगा। सेनानी, सेना का मतलब क्या होता है? सेना का मतलब सेना ही, और नहीं सेनानी, सेना का सेनानी मतलब क्या? सर्वोच्च जो सेनापति होता था राजा के बाद, राजा के बाद जो सर्वोच्च सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था? सेनानी। और इस सेनानी को युद्ध की लूट में हिस्सेदारी प्राप्त थी। बात क्लियर हो गई। एक हम बात कर लेते हैं सूत। क्या चीज? सूत। सूत का मतलब था, सूत का मतलब तो वैसे पुत्र होता है। ठीक है, तो सूत का मतलब रथवान होता था। ठीक है, राजा का मुख्य रथ चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, रथवान, रथ को चलाने वाला, एक तरीके से मतलब क्या? सारथी। राजा का सारथी। और राजा का सारथी क्या? युद्ध के समय राजा का क्या करता था? वो उत्साहवर्धन करता था। राजा का क्या करता था? उत्साहवर्धन। चाहे राजा ना, देखो जैसे ये राजा खड़ा है, ठीक है, और युद्ध कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। राजा के हाथ में बड़ा भयानक सा क्या है? तीर कमान है। ये लीजिए, चलाइए। ठीक है, अब सामने वाला ये इधर जो है विरोधी आया हुआ है, ये भी हाथ में क्या है? तीर कमान लेकर के चलाया। ठीक है, अब राजा ने देखो यहां से तीर चलाई, यहां से तीर चलाई, और ये लो राजा की तीर इतने ऊपर से चली गई। तो भी सारथी क्या कहेगा? ओ हो राजा जी, बस इतो सो ही बच्चों। राजा का क्या करता था? उत्साहवर्धन। और यदि सामने वाला ये तीर चलाए विरोधी और राजा के बिल्कुल कान के पास से सनसनाती हुई निकले यहां से,
ठीक है ना, और राजा बच जाए तो वो क्या जी अगले का निशाना ही खराब है, आप तो चिंता मत करो। तो युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? सूत कहलाता था। क्या कहलाता था? सूत। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, राजा या सम्राट। राजा या सम्राट। राजा या सम्राट का कार्य क्या था? सर्वोच्च प्रशासक था। सर्वोच्च प्रशासक। ठीक है। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 पुरोहित। नंबर 2 क्या है? पुरोहित। पुरोहित का मतलब क्या था? राजा का प्रमुख सलाहकार। राजा का प्रमुख सलाहकार, प्रमुख सलाहकार। जिसे कर से मुक्ति प्राप्त थी। ठीक है, क्लियर। अगली हम बात कर लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 और नंबर 3 महिषी। नंबर 3 क्या है? महिषी। तो महिषी याद रखिएगा, राजा की सर्वोच्च रानी। राजा की सबसे प्रिय रानी लिख देता हूं मैं ना, सबसे प्रिय रानी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटरानी। क्या बोलते हैं? पटरानी। अगली बात यदि हम बात करें तो युवराज। क्या है? युवराज। युवराज का मतलब क्या था? राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी। राजा का उत्तराधिकारी। नंबर 5 पे यदि हम बात करें तो सूत। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सूत का मतलब क्या था? राजा का रथवान। राजा का रथवान होता था। ठीक है, पहले सेनानी की बात कर लेते हैं, चलिए सूत की कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूत राजा का रथवान, या फिर हम बात करें तो सारथी। ठीक है, युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन करता था। ठीक है, अगला नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो सेनानी। ठीक है, तो प्रमुख सेनापति। प्रमुख सेनापति। ठीक है, और इसका युद्ध की लूट में क्या होता था? युद्ध की लूट में हिस्सा होता था। युद्ध की लूट में सेनानी का हिस्सा होता था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आ गई बात समझ में। बाकी के 6 आज हमने पढ़ लिए हैं, 6 अगली कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, रत्नेन के नाम और रत्नेन के कार्य। राजा या सम्राट सर्वोच्च प्रशासक के रूप में। पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार जिसे कर से मुक्ति प्राप्त थी।
महिषी राजा की सबसे प्रिय रानी, जिसे क्या कहा जाता था, पटरानी। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सूत राजा का रथवान और युद्ध के समय राजा का क्या करता था, उत्साहवर्धन करता था। और सेनानी, सबसे प्रमुख जो सेनापति होता था वो क्या होता था, सेनापति। और ध्यान से सुनिएगा कि युद्ध के समय जितनी भी लूट होती थी, इस लूट में इसका क्या होता था, हिस्सा होता था। ठीक है, आगे बात समझ में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और ऊर्जावान रहें खूब। और ईश्वर आपके परिवार को इस सृष्टि की समस्त खुशियां प्रदान करे। ये समस्त मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।